हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने इसका परिचय, पृष्ठभूमि और इसकी संरचना को जान लिया था। आज हम बात करेंगे बाल न्यायालय के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एमपीपीएससी के लिए यह आयोग इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही यह जो आने वाली महिला पर्यवेक्षक भर्ती है उसके लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आयोग है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ये बाल न्यायालय, जो कि बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अध्याय 5 में धारा 25 में बाल न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 25 में बाल न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में बाल न्यायालय होंगे। कहाँ पर होंगे? सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय जो होती है, हर जिले में जो सेशन न्यायालय होती है वहीं पर बाल न्यायालय होंगे। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, है ना। 7 वर्ष का अनुभव जिस वकील के पास होगा, जिसने 7 वर्ष जिस वकील ने 7 वर्ष कोर्ट में पूर्ण किए हैं, उसे लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। तो बाल न्यायालय के लिए लोक अभियोजक जिसने 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो यह योग्यताएं होंगी उस वकील की और उसे राज्य सरकार द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, बच्चों से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं। यह भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से अधिनियम हैं जो बच्चों से संबंधित हैं। तो ये है बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933। बच्चों को श्रम कर मतलब जो मेहनत करवाते हैं, गिरवी रख कर मेहनत करवाते हैं, उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया 1933 में। दूसरा है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। तीसरा है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बच्चों को जिसमें जो बाल मजदूरी कराई जाती थी उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000। बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए यह अधिनियम बनाया गया। और पोक्सो एक्ट 2012 जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ है। तो पोस्को एक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट जो है यह 2012 में लाया गया था। तो यह किस लिए लाया गया था, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी समझ लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जो हमारा देश है यह पुरुष प्रधान इतिहास की वजह से महिलाओं पर अत्याचार होते रहे हैं यहाँ पर, और कई बच्चे लोगों की रूढ़िवादी सोच का शिकार होते रहे हैं। 1980 के पहले दुष्कर्म के बहुत कम मामले हुए थे, है ना। 1980 के पहले जो थे दुष्कर्म के बहुत कम मामले हुए थे, लेकिन 1990 के बाद से इसमें बहुत तेजी आई। बच्चियों को जबरन वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करने के मामले भी सामने आए। 2010 में क्या हुआ? 2010 में 36 मामले आए थे, है ना। 2010 में 36 और 2011 में कितने मामले आए? 80 मामले आए वेश्यावृत्ति के। कितने मामले आए? 80। एक साल में 80 मामले बढ़ गए। ऐसे में मामले को देखते हुए पोस्को एक्ट लाया गया। इन्हीं मामलों को देखते हुए, बच्चों के साथ दुष्कर्म को देखते हुए
पोस्को एक्ट लाया गया। और इससे पहले आईपीसी में भी धाराएं थी, बट क्या था कि आईपीसी में बालिग नाबालिग पीड़ितों के में कोई अंतर नहीं था, मतलब जो बालिग है नाबालिग है उनमें कोई अंतर नहीं करता था। और इसमें आईपीसी में अलग अलग यौन अपराधों के लिए धाराएं भी नहीं बनाई गई थी, इसीलिए पॉस्को एक्ट के तहत धाराएं अलग अलग दुष्कर्मों के लिए, अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग धाराएं इसमें बनाई गई। दोस्तों इसमें है 9 अध्याय हैं इसमें, पॉक्सो एक्ट में 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? टोटल 46 धाराएं हैं। 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ है। तो 2019 में संशोधन हुआ तो 12 वर्ष से जो कम उम्र की बालिकाओं के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसे सीधे फांसी की सज़ा होगी, यह प्रावधान किया गया। इसके बाद 16 वर्ष तक की लड़कियों के साथ अगर दुष्कर्म के मामले आते हैं तो उसमें कम से कम 20 वर्ष की सज़ा होगी और अधिकतम उम्र कैद की सज़ा होगी, यह प्रावधान इसमें किया गया। इसके बाद मामले की जांच 2 महीने के अंदर ख़त्म करने की बात भी इसमें कही गई और आरोपी को अग्रिम जमानत पर रोक देने का भी प्रावधान इसमें किया गया। तो ये है दोस्तों पॉक्सो एक्ट। तो यह लाया गया कब? 2012 को। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, है ना, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो इसका फुल नेम है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म में फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। संशोधन हुआ है 2019 में, उसके बाद से मूल जो एक्ट था उसमें यह प्रावधान नहीं था, यह प्रावधान बाद में किया गया है। 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म पर सीधे फांसी की सज़ा होगी और 16 वर्ष तक 20 वर्ष की सज़ा, कम से कम उम्र कैद की सज़ा और अधिकतम मामले की जांच 2 महीने में हो जानी चाहिए और आरोपी जो होगा उसको अग्रिम जमानत पर इसमें रोक दी गई है। तो दोस्तों ये है पॉस्को एक्ट, जो हमें आम आदमी को भी इसे जानना चाहिए, इसीलिए मैंने इसकी डिटेल्स बताई। और जो एग्ज़ाम के लिए तो यह तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। चलिए अब देखते हैं आगे हम बच्चों के संवैधानिक अधिकार, जो कि बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि संविधान में बच्चों के लिए कौन कौन से संवैधानिक अधिकार बनाए गए हैं और किस किस आर्टिकल में यह बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में बच्चों के पक्ष में सकारात्मकता के बारे में प्रावधान किया गया है। जो लोग होंगे वह सभी लोग बच्चों के प्रति सकारात्मकता की भावना रखेंगे, यह प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। दोस्तों कौन से अनुच्छेद में यह बात कही गई है? तो अनुच्छेद 21A में यह बात कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 23 में मानव द्वारा किए जाने वाला गलत व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो मानव द्वारा अगर बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उन्हें बलपूर्वक श्रम कराया जाता है तो उसके प्रतिषेध की बात अनुच्छेद 23 में कही गई है। कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है? तो क्वेश्चन ये हमारा ये होगा, तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 24 में यह बात कही गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A कहता है प्रत्येक माता एवं पिता एवं अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराए। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे जो होंगे उन्हें शिक्षा प्राप्त कराए, यह प्रत्येक माता पिता एवं अभिभावक का कर्तव्य होगा। तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 51A यह बात कहता है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 45।
अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य का यह प्रयास रहेगा कि 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो राज्य यह करेगा, राज्य का यह प्रयास रहेगा कि 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक, मतलब कि कहना चाहिए कि 3 साल से लेकर, है ना, 2.5-3 साल से जो बच्चे रहते हैं उनके लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराए। मतलब कि नर्सरी स्कूल की व्यवस्था करेगी राज्य, यह बात इसमें कही गई है। तो यह कौन से अनुच्छेद में यह बात कही गई है? अनुच्छेद 45 में यह बात कही गई है। दोस्तों हम देख लेते हैं एक संवेदना करके एक ऐप है, जिसमें जो शुरू किया गया था कोरोना महामारी के दौरान, और इसमें टेली परामर्श सेवा दी जाती है। तो यह राष्ट्रीय बाल अधिकार द्वारा जारी किया गया है संवेदना। इसमें बच्चों के तनाव, चिंता, भय, अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं अन्य तथ्यों के बारे में। तो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसे 3 स्तरों में बांटा गया है। किसे? बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बाल संरक्षण आयोग को 3 स्तरों में बांटा गया है। कौन कौन से स्तरों में? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर, 3 स्तरों में इसे बांटा गया है। बचपन बचाओ आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। कैलाश सत्यार्थी द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में हुआ था और 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। बच्चों के अधिकारों और हितों के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बच्चों को उनके अधिकार दिलाए जाएं और हितों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 12 जून को बाल पंचायत का आयोजन इसी संस्था द्वारा किया जाता है। 12 जून को बाल पंचायत का आयोजन किया जाता है बचपन बचाओ आंदोलन के तहत। तो ये बातें जो है इन्हें याद रखिएगा। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी कैलाश सत्यार्थी ने, ये याद रखिएगा। और कब की थी? तो 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। हम दोस्तों हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में और उसके तथ्यों के बारे में। अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के बारे में। तो चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, उसकी संरचना हो या संरचना नियुक्ति जो भी है, जैसे कि उसमें केंद्र सरकार करेगी, इसमें राज्य सरकार करेगी। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग में तो यही सारी चीज़ें रहेंगी और शर्तें जो रहेंगी, उनके कार्य जो रहेंगे, शर्त जो रहेगी वही रहेगी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। तो इसका गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ था 22 दिसंबर 2007 को। कब हुआ था इसका गठन? 22 दिसंबर 2007 को मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ था। इसमें अध्याय 4 में धारा 17 में मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है ना। अध्याय 4 की धारा 17 में राज्य बाल संरक्षण आयोग होगा, यह बात कही गई है। इसके बाद देखते हैं आधार। इसका आधार है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत इसे लाया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की प्रकृति सांविधिक व सलाहकारी निकाय है या अर्धन्यायिक निकाय है, जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, इसलिए अर्धन्यायिक निकाय है। मुख्यालय दोस्तों, मुख्यालय इसका भोपाल में है। मुख्यालय भोपाल में है। प्रथम अध्यक्ष थी शीला खन्ना। मध्य प्रदेश
राज्य बाल संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? शीला खन्ना। और वर्तमान अध्यक्ष अभी जो है बहुत दिनों बाद द्रविंद्र मोरे बने हैं। अभी तक पद खाली रहा है इनका, लेकिन अब जो है अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और वह हैं द्रविंद्र मोरे। इसके अध्यक्ष बने हैं द्रविंद्र मोरे, है ना। द्रविंद्र मोरे इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के। नियुक्ति एवं सेवा शर्तें की अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में केंद्र सरकार अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करती है, लेकिन उसमें भी हमने देखा था कि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति के आधार पर की जाती है। वैसे ही मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग में जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति के आधार पर की जाएगी। सदस्य की नियुक्ति तो राज्य सरकार करेगी। कार्यकाल की दोनों की अगर हम बात करें, चाहे वह अध्यक्ष हो चाहे वह सदस्य हो, तो कार्यकाल जो होगा अध्यक्ष का 3 वर्ष या 65 वर्ष, जैसा कि हमने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में पढ़ा था। वैसे ही इसके सदस्य का भी जो कार्यकाल होगा, पदावधि होगी, वह 3 वर्ष या 60 वर्ष होगी। जैसा उसमें था राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में, वैसा ही मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग में भी है। नियुक्ति 2 बार की जा सकती है, दोनों में वही बात कही गई है। नियुक्ति 2 बार की जा सकती है, उससे ज़्यादा नियुक्ति इन्हें नहीं प्राप्त होगी। त्यागपत्र की अगर हम बात करें, त्यागपत्र ये राज्य सरकार को सौंपेंगे और हटाएंगी भी राज्य सरकार। त्यागपत्र भी राज्य सरकार को देंगे और हटाएगा भी कौन? राज्य सरकार ही इन्हें पद से हटाएगा। कब? अगर दिवालिया हो, अगर विक्रचित हो गया हो, अगर वह लाभ के पद पर हो, या लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। जैसी शर्त उसमें दी गई है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में, वैसी ही शर्त इसमें भी दी गई है कि लगातार अगर 3 बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे और राज्य सरकार उसे विधानमंडल में रखेगी, जैसा कि केंद्रीय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में कहा गया है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के कार्यों को। तो मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के कार्य हैं: बाल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जांच करना, संस्था एवं संगठन जो बालकों से संबंधित है का दौरा करना। कोई भी अगर संस्था बनाई जाती है, संगठन बनाए जाते हैं बालकों के लिए, तो उनका दौरा करना भी इस आयोग का कार्य होगा। रक्षा करने संबंधी उपायों में राज्य सरकार को रिपोर्ट देने का भी कार्य इसका होगा। रक्षा से संबंधित उपाय जो सुझाएगी वह आयोग के द्वारा सुझाई जाएगी और यह राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। बाल अधिकारों के संबंध में लोगों को जागरूक करना। बालकों के अधिकार जो हैं उन्हें लोगों को बताना कि ये अधिकार बच्चों के हैं, उन्हें यह अधिकार दिए जाएं। तो ये लोगों को जागरूक करने का भी अधिकार किसका होगा? आयोग का होगा। अब जान लेते हैं दोस्तों हम इसी अन्य तथ्यों के बारे में, जो बाल संरक्षण आयोग के अन्य तथ्य हैं उनके बारे में। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी लाइन कहीं से भी जो है, कोई भी लाइन पूछी जा सकती है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। देश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली बाल हितैषी न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उज्जैन में। देश की पहली चाइल्ड फ्रेंडली बाल हितैषी न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? उज्जैन में की गई। पेंसिल पोर्टल का संबंध बाल श्रम से है। पेंसिल पोर्टल का संबंध किससे है? बाल श्रम से है। विश्व में सबसे पहला बाल न्यायालय अमेरिका के शिकागो नगर में स्थापित किया गया। विश्व में सबसे पहला बाल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? अमेरिका के शिकागो शहर में स्थापित किया गया था। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस।
तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है और 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो ये थे दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश दोनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए। और हमें ऐसे भी जानना चाहिए कि कौन कौन से अधिकार हैं जो बच्चों के लिए हैं, और सारे अधिनियम हमारे जो हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से अधिकार हैं, ताकि हम लोगों के बीच में जाकर सारी चीज़ों को रख सके, सारी बातों को सामने रख सके। तो दोस्तों सभी लोगों के लिए यह इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पढ़ने वालों के लिए ही, जो एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए ही, आम लोगों के लिए भी यह आयोग जो बनाए गए हैं यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इन्हें जानना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।